हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विल एंड दिस इज सुरभि। हम लोग मैथ्स पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे थे, जिसमें मैं आज आपके सामने हूँ क्वेश्चन आपके 2015 के पेपर के साथ, 2015 सितंबर के पेपर के साथ हूँ, जिसमें हम मैथ्स पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। एक चीज और, कल आप लोगों की कोई क्लास नहीं आएगी। कल आप लोग रिवीजन कीजिए, अपने जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप प्लीज जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए। उसके बाद फ्राइडे को हम लगाएंगे एक मैराथन। फ्राइडे हम रखेंगे मैराथन डे। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम अब तक करते आए हैं ना, कि अपना टॉपिक पढ़ते थे, ठीक है, टॉपिक पढ़ते थे और जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता था तब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते थे। वही हम इसमें करेंगे मैराथन में, कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम वो वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये आपको दोनों तरीके से फायदा देगी। अगर आप लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है चैनल को, अगर अभी आप लोगों ने मैथ्स पेडागोजी को ढंग से नहीं पढ़ा है, तो वो आप लोगों को वैसे हेल्प करेगी कि आप लोगों को कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और जो लोग बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, जो लोग सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनको भी एक रिवीजन के तौर पे फायदा देगी कि उसके बाद बच्चों के जो जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए प्लीज मैं आप लोगों से सिर्फ रिटर्न में ये चाहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। सो जल्दी से शेयर करके आइए, फिर हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फिर से वही PYQs है सितंबर 2015 के। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सीक्वेंस टू टीच द टॉपिक मेजरमेंट ऑफ लेंथ एट प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। तो श्रेणी क्रम की बात हो रही है, तो आपको ये 4 पॉइंट दे रखे हैं कि यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर्स, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, डेवलपिंग स्टैंडर्ड यूनिट, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, तुलना करना। अब क्या है, कंपैरिजन। तो अब क्या है, इन्हीं 4 पॉइंट को आगे पीछे करके इन्होंने 4 पॉइंट्स बना दिए, 4 आपको ऑप्शंस दे दी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से आप लोग प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर आप आगे बढ़ते हैं इन टॉपिक्स के लिए। तो कैसे बढ़ते हैं आप आगे। सबसे पहले आप छोटे बच्चों को अगर मेजरमेंट ऑफ लेंथ सिखा रहे हैं, लंबाई को मापना सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले लेंथ बताओ, लेंथ क्या होती है। तो बच्चे को दिखाएंगे कि कोई भी चीज लेंगे कि उसको नापेंगे, कि अगर आपके हाथ में पेन है और एक पेंसिल है, आप दोनों को साथ में लगा के दिखाएंगे बच्चे को कौन सी चीज बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तुलना करना, कंपैरिजन। तो आप अपने ऑप्शंस बाइफिकेट करिए कि ए तो गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है। कंपैरिजन बी और सी में गिवन है, तो हमने ख और ग पार्ट को, अपना आंसर इन दोनों में से कोई होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपने बच्चों को ये सिखा दिया, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप एक स्टैंडर्ड चीज लेते हैं जो आप अपने मन से चूज करते हैं। जैसे कि सपोज को आप करो, आपने पूरी एक जो पेंसिल होती है, नई पेंसिल, अनशार्पन पेंसिल जो होती है, आपने वो ले ली और आपने कहा अब इससे तुलना करना है किसकी पेंसिल कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, या कोई और पेंसिल है, जैसे बच्चे वो शाकाला का बुम बुम वाली पेंसिल यूज करते थे, तो किसकी मतलब बड़ा और छोटा इस पेंसिल के हिसाब से निकालना है। तो ये क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स है, ये अप्रामाणिक माप है। तो बच्चों को आप पहले वो सिखाओगे कि एक चीज, एक डेफिनेट चीज के आप कंपैरिजन करके बताओ कि कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी। तो जब हम एक डेफिनेट चीज ले लेते हैं जो एक्चुअली जिसके कंपैरिजन में हम बाकी चीजों का मापन करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। तो इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। तो वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। चलो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। अब इसके बाद क्या करते हैं आप, इसके बाद जो उनके पास सबसे करीबी चीज है वो है स्केल, पैमाना। स्केल आप उनको दिखाते हैं और उनसे कहते हैं देखो एक तरफ सेंटीमीटर है एक तरफ इंचेस है, और आप चेक कर लो, चाहे आप कितना ही बड़ा स्केल ले लो, 1 सेंटीमीटर इसमें भी इतना ही रहेगा और 1 सेंटीमीटर दूसरे बड़े स्केल में भी उतना ही रहेगा। सिमिलरली इंचेस के साथ भी यही होगा। तो ये क्या है, ये आप उन्हें स्टैंडर्ड मेजर्स यूज करना सिखा रहे हैं कि 2 इंच की लाइन अगर इस स्केल में इतनी लंबी खिंच रही है तो बड़े स्केल में भी उतनी ही लंबी खिंचेगी। तो आप उन्हें स्टैंडर्ड मेजर्स को यूज करना सिखा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर्स, मतलब कि ये सही है सी पार्ट।
डेवलपिंग स्टैंडर्ड यूनिट का क्या मतलब है? जैसे आपने लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? इंच में भी नाप सकते हो, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, मिलीमीटर में भी, किलोमीटर में भी, हर चीज में नाप सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड एक ही है, वो है मीटर। तो आप बच्चों को ये बताएंगे कि ठीक है सब चीजें हैं, लेकिन जो हम लोग लंबाई एक्चुअली मेजर करते हैं वो मीटर में मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो एक ही रहता है, वो रहता है मीटर। ठीक है ना। उसके बाकी ये पार्ट्स है कि आप मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है डेवलपिंग स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब। तो आपका आंसर हो गया ग पार्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर 4th ग्रेड स्टूडेंट इज गिवन एज, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है क्या? Students are able to order and compare 2 decimal numbers up to 2 decimal places. विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, ये दशमलव है, तो दशमलव के 2 स्थान तक है, वो उसको क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रख रहा है। तो ये अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू, यार ये क्वेश्चन है एक्चुअली सीडीपी का कहलाएगा। जो आप लोग पेपर 1 पेपर 2 की सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका सेक्शन 1 आता है, ये उसका क्वेश्चन है। स्टिल हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट गोल, प्रोसेस गोल, डिस्पोजिशन गोल और सोशल गोल। विषयात्मक, प्रक्रियात्मक, सुव्यवस्थिता, ध्येय या सामाजिक। अब इसमें क्या फर्क होता है? जो विषयात्मक होता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट पे फोकस करता है, आपकी पाठ की, आपकी सब्जेक्ट की विषय वस्तु पर फोकस करता है। प्रोसेस गोल क्या होता है कि आपने जो छोटे छोटे कंटेंट गोल्स अपने डेवलप करे हैं, कंटेंट गोल्स मतलब जो भी आपका टॉपिक था आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया और वो छोटे छोटे टॉपिक जोड़ के जब आपने एक बड़ी सी संकल्पना तैयार कर ली, जैसे मैथ्स में करते हो, अगर आपने दशमलव सीख लिया है, अगर आपने फ्रैक्शन भिन्न सीख लिया है, तो उसके बाद आप परसेंटेज सीख सकते हो, प्रॉफिट लॉस सीख सकते हो। तो ये क्या है? इसे कहते हैं हम प्रोसेस गोल, कि आपने कंटेंट गोल्स को प्रोसेस किया, ठीक है, आपने विषयात्मक ध्येय को अच्छे से समझा और उसके ऊपर प्रक्रियात्मक गोल को अटेन किया, हासिल किया। ठीक है। डिस्पोजिशन गोल क्या होता है कि जो आपकी आदतें बन जाए, मतलब आपने क्या करा, हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं बेटा हमेशा सच बोलो, हमेशा सुबह जल्दी उठो, बड़ों का आदर करो। तो ये क्या है? ये हम बच्चों को छोटी छोटी आदतें सिखाई, उन्होंने उनको धीरे धीरे प्रोसेस किया कि हाँ ये अच्छी आदत है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उन्होंने अपनी आदत ही बना लिया उसे। अब एक बच्चे की कहते हैं ना ये मेरी बचपन से आदत है, तो ये क्या हुआ? पहले उसे कंटेंट दिया गया कि ऐसा करना क्यों अच्छा है, फिर उसने उसको प्रोसेस किया और यूज करना शुरू किया, इवेंचुअली वो उसकी आदत बन गई। तो ये हो गया उसका सुव्यवस्थिता गोल, यानी कि डिस्पोजिशन गोल। और सामाजिक ध्येय का क्या मतलब है? ऐसे गोल्स जो बच्चे को समाज में भी थोड़ा हेल्प करे, जैसे कि एक बच्चा मधुर भाष्य हो, कि आराम से ढंग से बोले, जरूरी नहीं है हर बार बदतमीजी से बोला जाए। ठीक है। हेल्पफुल हो, कि बच्चा हेल्प करे, सोसाइटी के वेलफेयर में काम है, तो वो होता है सोशल गोल्स। ठीक है, इस तरीके के होते हैं। तो अब इसमें क्या है? इसमें कह रहे हैं बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनको कंपेयर कर पा रहा है 2 दशमलव तक। मतलब ऐसा नहीं है कि 13, 12.3, 3, 4, 6, 9, 10 या 10 सॉरी 1, 2 इस तरीके से एक बड़ी सी संख्या इसको प्रोसेस कर पा रहा है। वो कह रहे हैं वो सिर्फ इतनी संख्या को प्रोसेस कर पा रहा है 2 दशमलव तक, मतलब 2 चीजों तक। जैसे कि यहाँ पे ये लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया 11.221। ठीक है। तो ये 2 संख्याओं को वो कंपेयर कर पा रहा है और साथ में उनके जो क्रम है उन्हें भी समझ पा रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि उसने कौन सा ऑब्जेक्टिव अपना अटेन कर लिया है। इसमें एज सच कोई सोशल गोल नहीं है, इसमें एज सच कोई डिस्पोजिशन गोल नहीं है। भाई इसमें क्या आदत बनाएगा बच्चा? प्रोसेस तो क्या तभी करेगा ना जब उसको पूरा कंटेंट पता हो। तो उसका इसमें क्या होगा? कंटेंट गोल। उसने सिर्फ कंटेंट गोल अभी तक अचीव किया है कि जितना उसे सिखाया था उसने उतना सीख लिया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेटिव टूल is required to develop geometrical concepts of symmetry and reflection in class 4th। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? अब ये मैनिपुलेटिव टूल्स क्या होते हैं?
ये मैनिपुलेटिव टूल्स या ये व्यवहार कौशल उपकरण ये क्या है? ये शिक्षण सामग्री ही तो है, ये शिक्षण सामग्री है, ठीक है। ये आपका TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड। जहां पे भी आपको मैनिपुलेटिव टूल दिखे, आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखे, आपको टीचिंग एड्स दिखे, सबका मतलब एक ही है। तो अब अगर आपको सिमेट्री और रिफ्लेक्शन बढ़ाना है तो आप किस चीज का यूज करेंगे? एज अ टीचर आप किस चीज का यूज करेंगे? टू साइडेड काउंटर, द्विमुखी पटल काउंटर, बीड स्ट्रिंग्स मोतियों की माला, डॉट पेपर, बिंदु शीट, अबैकस, गिनतारा, किसका यूज करेंगे आप? टू साइडेड काउंटर में आपको दिखा चुकी हूँ, वो कॉइन्स होते थे जिन पे एक साइड पे एक कलर होता था, दूसरी साइड पे दूसरा कलर। कैसे करेंगे आप? देखो, बीड स्ट्रिंग, टू साइडेड काउंटर और अबैकस, इसमें कहीं पे भी आपको सिमेट्री नहीं नजर आती, लेकिन डॉट पेपर क्या है, उसमें आपको प्रॉपर सिमेट्री नजर आती है कि उनपे इक्वल साइड्स पे डॉट्स होते हैं, और आप अगर उनको बीच में से इस तरीके से लाइन खींचो तो इधर भी जो इधर के जो आपका जो फिगर बनी है वो इधर के से बिल्कुल मेल खाएगी, सिमेट्रिकल होगी और एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा ना। तो इसीलिए आप क्या कहोगे? आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है सी पार्ट, डॉट पेपर। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। और आप देख पा रहे हो TLM का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a debate was conducted in mathematics period of class 4th on 0 is most powerful number. This activity encourages the child to, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में ये वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। ये क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है, किस चीज में प्रोत्साहित करता है? कोलैबोरेट विद फ्रेंड्स, मित्रों को सहयोग देने में, एनालाइज एंड कम्युनिकेट, विश्लेषण और संप्रेषण में, राइट नंबर्स कंटेनिंग जीरोस, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, सॉल्व प्रॉब्लम्स कंटेनिंग नंबर्स एंडिंग विद जीरोस, वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सिंपल आंसर है कि विश्लेषण और संप्रेषण में। क्यों? क्योंकि बच्चे को अगर आपने जैसे ये पढ़ा कि 0 इज मोस्ट पावरफुल नंबर, तो इसमें आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इस सेंटेंस का, इस कथन का विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है। उसके बाद आप उसको कम्युनिकेट करेंगे अपने आइडियाज को कि आपको ये बात सही लगी तो क्यों लगी, और अगर आप लोगों को ये गलत लगी तो क्यों लगी, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये एनालाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा देगा बच्चों की। कोलैबोरेशन विद फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का कोई टीम वर्क नहीं शो हो रहा है। राइट नंबर्स कंटेनिंग 0 और ये सब तो खैर वैसे भी नहीं होगा, आपको सीधा सीधा क्लियर ही है, तो आंसर होगा एनालाइज एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ अ लर्नर इज हैविंग प्रॉब्लम विद नंबर्स एंड कैलकुलेशन, शी और ही मे बी हैविंग डिसेबिलिटी नोन एज, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, देखो संख्याओं और परिकलन की बात हो रही है, नंबर्स एंड कैलकुलेशन। आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन में ही गिवन है, कैलकुलेशन। तो उसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो उसको डिसकैलकुलिया होगा, तो सीधा सीधा आंसर। डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, ये किस किस चीज़ की असमर्थता है? ये आपका होमवर्क है। आप मुझे बताएंगे कि डिसलेक्सिया अगर जिसको हो उसको कहाँ दिक्कत आती है, डिसग्राफिया जिसको हो उसको कहाँ दिक्कत आती है। खैर आप लोगों को वैसे आंसर यहाँ मिल गया, पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, लेकिन इसके आप फिर भी एक एक एग्जाम्पल मुझे देंगे। पठन अक्षमता में बच्चे को किस किस तरीके की दिक्कत आ सकती है, और डिसग्राफिया लेखन अक्षमता में बच्चों को किस किस दिक्कत आ सकती है। और ये विजुअल स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, ये अगर नहीं भी समझ में आया है तो भी अभी हम आगे एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, तो तुम्हारा एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 6, manipulative tools are important for learners at primary level as they help them most to, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं किस चीज में? पहली बात तो मैनिपुलेटिव टूल्स, फिर से वही वाली बात, व्यवहारिक उपकरण यानी कि आपका TLM, आपके शिक्षण सामग्री। तो ये क्यों, कहाँ मदद करती है बच्चों को? सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, शब्दों में व्यक्त समस्याओं का हल करने के लिए, स्पीड अप मेंटल एंड ओरल कैलकुलेशन, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए,
परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशंस, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, अंडरस्टैंडिंग बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। क्या होगा? देखो एग्जामिनेशन की बात आ गई, हम यहाँ पे हमारा जो एनसीएफ 2005 है, यहाँ तक कि जो भी हमारा करिकुलम है वो साफ कहता है कि एग्जाम्स का प्रेशर बच्चों पे मत डालो, तो ये तो गलत हो गया। और हमारा एनसीएफ के हिसाब से तो ये भी है कि 5वीं तक तो हम बच्चों को वैसे भी फेल नहीं करते, है ना, तो परीक्षा वाला तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया यहाँ पे। स्पीड अप मेंटल एंड ओरल कैलकुलेशंस, इसका क्या मतलब है यार कि आपका कि मतलब उस टूल के थ्रू आपका, या ये कह लीजिए सारे टूल्स के थ्रू आपका जो मेंटल और ओरल कैलकुलेशन है, परिकलन मानसिक और मौखिक को, दोनों ही उससे फास्ट हो जाती है। क्या हर टूल के थ्रू ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या आप डॉट पेपर के थ्रू आपके मेंटल और ओरल कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं? उसमें कैलकुलेशन का कोई मतलब ही नहीं है। क्या जियो बोर्ड के थ्रू होती है? नहीं होती। तो इसलिए ये भी गलत है, हर जगह ये नहीं होता। सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए नहीं। आपका आंसर है घ पार्ट यानी कि डी पार्ट कि अंडरस्टैंडिंग बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। हम बच्चों को इनके जरिए बेसिक कंसेप्ट्स की नॉलेज देते हैं, हम उन्हें एक्चुअली कंक्रीट रूप में दिखाते हैं कि क्या हो रहा है उनके कंसेप्ट में, उनकी संकल्पनाओं में। तो आपका आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ओपन एंडेड, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? अच्छा क्वेश्चन है ये, सोच सकते हैं आप इसके बारे में। देखो क्लोज एंड और ओपन एंड में समझा चुकी हूँ। क्लोज एंड का मतलब होता है जब आपके पास डेफिनेट सेट होते हैं, हाँ या ना में जवाब देना है, ट्रू फॉल्स में जवाब देना है, मैच करना है, जिस क्वेश्चन का आंसर एक ही हो सकता है, एक ही तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि इसमें से ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है। 15 into 3, इसका आंसर क्या कोई सिवाय 45 के और कुछ हो सकता है? कभी 15 into 3 का मान जो है वो 45 के अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये क्लोज एंडेड है, ठीक है। हाउ विल यू मल्टीप्लाई 15 by 3, ये हो सकता है। राइट एनी टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 45, दो संख्याएं लिखे जिनका गुणनफल 45 हो। अब गुणनफल 45 वाली कौन सी संख्याएं हैं? या तो 9 और 5 है, या फिर 15 और 3 है। तो इन दोनों के अलावा कोई और आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। इनके पास एक डेफिनेट सेट है कि हाँ इसी में से आंसर निकल के आएगा, चाहे 15 into 3 लिखो, चाहे 3 into 15 लिखो, चाहे 5 into 9 लिखो, चाहे 9 into 5 लिखो, लेकिन इन चारों के अलावा आपका कोई आंसर नहीं हो सकता कभी भी। तो ये भी गलत हो गया। यूज नंबर लाइन टू फाइंड 3 times 15, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल है, आप संख्या रेखा बनाएंगे, पहले आप 15 उस पर मार्क लगाएंगे, फिर अगले 15 पे और फिर अगले 15 पे, फिर उन सारों को साथ में गिन लेंगे। तो इसमें और कोई तरीका हो सकता है? नहीं, संख्या रेखा पे एक तरीके से ही गिन सकते हैं आप। तो आंसर आपका बी पार्ट है। अब बी पार्ट में किसी को कंफ्यूजन होगी कि मैम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या ओपन एंड वाला क्वेश्चन है? इसको तो हम ठीक है 15 into 3 करेंगे, 45 आंसर आ जाएगा। यार इसमें लिखा है हाउ विल यू मल्टीप्लाई, मतलब आपके पास कई तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के। या तो आप 15 को 3 बार ऐड कर लो, ठीक है, या आप 3 को 15 बार ऐड कर लो, कितनी भी बार 15 बार ऐड कर लो, या फिर आप नॉर्मल इसको सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या आप और कोई तरीका अपना सकते हो। तो ये है एक्चुअली जिसका आंसर होगा जो होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। या आप नंबर लाइन पे कर सकते हो, या आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें कई तरीके हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ख पार्ट, ठीक है। चलिए बी पार्ट हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। Some students of class 2nd face difficulty in addition of 2-digit numbers involving carrying over. Reason behind this problem is lack of. कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण क्या है? Understanding of regrouping process, interest in mathematics, understanding difference between face value and place value, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो।
पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, या शून्य के महत्व की समझ का अभाव। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या होगा इसका आंसर? अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस ली है तो मैंने इसका आंसर आपको बताया हुआ है कि रीग्रुपिंग प्रोसेस, पुनर्सामूहीकरण, इसका क्या मतलब है? जब आप कैरी करते हैं, जब आप हासिल करते हैं और जब आप उधार लेते हैं, मतलब बोरो करते हैं। एडिशन में आप कैरी करते हैं और सब्ट्रैक्शन में आप बोरो करते हैं। जैसे ऐसा होता है ना 18 माइनस 20 या 18 माइनस 09, तो आप क्या करते हैं, ये एक यहाँ से उधार लेते हैं और फिर इसको इसमें से माइनस करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। या चलो 38 माइनस 29, तो क्या करते हो आप यहाँ से इसको इस तरीके से उधार लेते हो एक। तो ये क्या है? इसी को कहते हैं हम रीग्रुपिंग प्रोसेस। अब अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन देखकर आपको दिक्कत आने वाली है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें जाइए पीछे की क्लासेस में, मैंने एक प्रॉपर किया हुआ है मैथ्स पेडागोजी की, आप देख लीजिए, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपका जो ऑप्शन है वो भी, सॉरी, जो आपका थंबनेल है उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है रीग्रुपिंग एंड कंपनसेशन। आप सीधा वो खोलिए और अपना वो टॉपिक कर लीजिए, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बाकी मैंने आपको मेन चीज समझाई दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ में आ गया, तो आंसर आपका क्या होगा? ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? आप लोगों ने सॉरी, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि जैसे 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 हमने 2019 का पेपर किया, 2020 वाला, जनवरी वाला, 21 वाला पेपर किया, फिर 18 में आए, 17 में आए, अब हम 15 पे आ गए हैं, ये धीरे धीरे पेपर का जो पेडागोजी का सेक्शन है थोड़ा हाई होता जा रहा है। मतलब कि जितना हम पहले जाते हैं उतना हमारे जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा हाई था, अब थोड़ी सिंपल पेडागोजी पूछी जाने लगी है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी क्या है, इस बार उनको बहुत सारे सेट बनाने हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो पेपर आपका 15 को दिया वही पेपर आपका 16 को रिपीट करा देंगे। बच्चे भाई क्वेश्चन बता देंगे। ये आपका इस बार सीटेड प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह होने वाला है। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको प्रीवियस ईयर में पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, देखो उनको 30 क्वेश्चन पेपर बनाने हैं। 30 क्वेश्चन पेपर का मतलब समझते हैं कितने सारे, मतलब ज्यादा ही बनाने पड़ सकते हैं। तो अब ये सोचो कितने सारे पेपर बनाएंगे वो। अभी तक उनको साल में एक पेपर बनाना होता, पेपर 1, पेपर 2, काम खत्म। ठीक है, उसी को शफल करके, क्वेश्चंस को शफल करके, ऑप्शंस को शफल करके दे देते थे। लेकिन अब क्या है, अब अलग अलग पेपर्स बनेंगे। अब उस अलग अलग पेपर्स में वो इतने क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? वो इतने क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से लाएंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन, पहली बात तो वो क्वेश्चन यहीं से लाएंगे, दूसरी बात कितने पेपर बन जाएंगे, फिर भी वो सिंपल पेडागोजी के क्वेश्चंस डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा डरना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लीनियंसी भी नहीं बरतनी। सिर्फ क्या करो, अपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से ढंग से समझ लो, इसी में वो आगे पीछे कर देते हैं, या इनमें भी कई दफ़ा किया हुआ है। कभी उनको एक ही चीज़ को ऑप्शन में देके फिर ABCD में से दे देंगे आंसर, कभी वही उन्हीं को ABCD को हटा के उनको प्रॉपर ऑप्शन बना देते हैं। ऐसा करते हैं ना ये लोग, तो उसी चीज़ को आपको फ़ायदा उठाना है। बस आपको ये जो प्रीवियस ईयर्स है ना, इन्हें अच्छे से करके जाना। ठीक है, जितने अभी तक करवा दिए हैं मैंने, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं भी होंगे ना, उसे भी आप करके जाना। कोई इशू हो, कोई डाउट हो, तो आपके पास टेलीग्राम चैनल है, आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप मुझसे पूछ लो। देखो लिख के समझाना थोड़ा टफ रहता है, इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि जिनके डाउट आ रहे हैं टेलीग्राम पर भी, मैं उन्हें डायरेक्ट टेलीग्राम कॉल ही कर लेती हूँ, ताकि आराम से समझा सकूँ। क्या दिक्कत है यार, तुम्हारा पेपर है, तुम्हारी हेल्प हो जाए, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग डाउट पूछने में बिल्कुल घबराया मत करो। सिंपल अपना क्वेश्चन लिखो, मैं आपको पर्सनली भी मैसेज कर देती हूँ कि आप बताओ, आप फ्री हो तो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। ओके, चलिए फिर। तो अब इसमें पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो कौन सी विशेषता होनी चाहिए? इट मस्ट बी थिक एंड लार्ज, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। भाई इंसाइक्लोपीडिया नहीं पढ़ा रहे तुम, और ऊपर से प्राथमिक स्तर है। प्राथमिक स्तर के बच्चे को तो मोटी बुक्स देख के ही घबराहट होने लग जाएगी। भाई इनका तो पता नहीं, मुझे तो अभी तक भी होती है। मेरी ग्रेजुएशन के टाइम में ना इतनी मोटी मोटी बुक्स थी, मैंने क्या किया, उनको आधे आधे में निकलवा के स्पाइरल करवा लिया। मैं कहा मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता, इतनी मोटी बुक्स देख के घबराहट होती है।
कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू कंटेक्स्ट, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। अब ये कंटेक्स्ट मतलब रियल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए, मतलब उसके कोई एग्जाम्पल्स हो, कोई कंटेंट, जो भी कंसेप्ट हो वो रियल लाइफ के थोड़ा एकाध एग्जाम्पल होना चाहिए। इट शुड कंटेन न्यूमरस एक्सरसाइजेस टू गिव रिगरस प्रैक्टिस, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज होने चाहिए, बहुत सारे, ताकि हम उससे प्रैक्टिस करवा सके। बेसिकली क्या मतलब है कि आप क्या मतलब इतना सारा बच्चों को दे देंगे, क्वेश्चंस दे देंगे, अगर उन्हें कंसेप्ट ही समझ नहीं आएगा, अगर वो उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो आप उन्हें कितने ही क्वेश्चन दो, आप एक टॉपिक पे 1000 क्वेश्चन दे दो, बच्चा सॉल्व करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। और हमारा एनसीएफ भी कहता है, हमारा करिकुलम भी यही कहता है कि हमें बच्चे की पढ़ाई को इस तरीके से बनाना है कि बच्चा अपने करिकुलम को, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करे, उसे मज़े में ले पढ़े, ताकि उसे अच्छे से समझ आए। अगर आप प्रेशर में होते हो तो क्या आप बहुत टाइम तक रिटेन कर पाते हो? नहीं कर पाते। लेकिन जब आप लोग आराम से बिल्कुल खुले दिमाग से पढ़ते हो, तब आप लोग एक्चुअली रिटेन कर पाते हो, तब आप लोग काफ़ी टाइम तक याद रख पाते हो। तो वही चीज़ है, तो ये गलत है। थिक एंड लार्ज भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड कलरफुल, भाई पेंटिंग नहीं है, बुक है, तो आकर्षण और रंगीन तो देखी जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंसेप्ट जो है वो रियल लाइफ से जुड़ने चाहिए। तो आंसर आ गया आपका बी पार्ट। प्राथमिक स्तर है, इस पे तो पक्का पक्का जुड़ने ही चाहिए। हम कोशिश करते हैं हम बड़े होने के बाद भी, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भी आने के बाद भी, हम बच्चों के कंसेप्ट्स को उनके रियल लाइफ से जोड़ें। लेकिन नहीं भी जोड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक बच्चों की एक समझ विकसित हो जाती है। लेकिन इस एज में तो बच्चों को ज़रूर चाहिए, ठीक है। बच्चे इस एज में पता है कैसी बातें कर रहे होते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चा सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़े। तब उन्हें समझाना पड़ता है कि बेटा ये सब्जेक्ट तुम्हारी लाइफ से इसलिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है तुम्हारी लाइफ में, ऐसे लिंक करता है, इसलिए कम से कम इसकी बेसिक समझ तो ले लो, फिर बाकी तो आप बेशक ना भी पढ़ना आगे जाके, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वैन हीले, भाई 2015 का पेपर अच्छा आया हुआ है, सब कुछ पूछ रखा है इसमें अगर जिसने अच्छे से तैयारी नहीं करी होगी ना तो उसके तो बहुत सारे गलत हुए होंगे। According to Van Heele level of geometry, students who can describe and sort out shapes on the basis of appearance are at Van Heele के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे कौन से स्तर पर होंगे। देखो यहाँ पे लिखी दिया उन्होंने अपीयरेंस, दिखावट के अनुसार वर्णित कर रहे हैं वो। अभी वो किसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी नहीं देख पा रहे, अभी वो किसी तरीके का कोई लिंकेज नहीं दिखा पा रहे, अभी वो किसी तरीके का कोई प्रॉपर्टी, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन उन्हें याद नहीं है, अभी सिर्फ वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी दिखावट के अनुसार वो वर्गीकृत कर पा रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ए पार्ट विजुअलाइजेशन। इसमें बच्चा सिर्फ मानसिक चित्रण कर पा रहा है कि रोटी है, गोल है, तो आंसर सर्कल होगा। पहाड़ है तो उसके लिए वो ट्रायंगल है, आया समझ में। अगर उसके लिए मून, हमारा जो चंद्रमा है, वो अगर इस शेप में भी है तो भी वो सर्कल ही है, ठीक है। तो यही है आपका आंसर, विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स क्लास रेफर्स टू डेवलपिंग एबिलिटी ऑफ, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। ऑर्गेनाइज, कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। इंटरप्रेट डाटा बाय लुकिंग एट बार ग्राफ्स, दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। गिव प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्लास, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। कॉन्ट्रडिक्ट द व्यूज ऑफ अदर्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। देखो पहली बात तो ये वाला गलत आपको दिख ही रहा होगा कि ये हमारा उद्देश्य नहीं होता कि बच्चा हमारा जल्दी से जल्दी आंसर दे या सटीकता से आंसर दे। भाई प्राइमरी लेवल का बच्चा है, हमारा मेजर फोकस होना चाहिए कि बच्चे को कंसेप्ट समझ में आ जाए। आंसर आगे पीछे थोड़ी गलती करेगा, गलत निकालेगा तो हम उसको समझाने के लिए हैं, लेकिन कंसेप्ट की उसकी समझ पकड़ मजबूत होनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट द व्यूज ऑफ अदर्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, अब वो सभी बंदे को गलत बता रहा है,
कोई बंदा कह रहा है 2 + 3 5 होता है, कह रहा है नहीं 4 + 1 5 होता है। तो ये एज सच कोई कम्युनिकेशन नहीं है मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इंटरप्रेट डेटा बाय लुकिंग एट बार ग्राफ्स, ये एक तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है कि इंटरप्रेट कर पाए, वो डेटा को समझ पाए। तो यानी कि आप एक लैंग्वेज है वो कहीं लिखी हुई है हिंदी में, अगर ये लिखा हुआ है तो अगर आपको हिंदी आती है तो आपको पढ़नी आए, लेकिन उसके अलावा भी तो आना चाहिए कि आपको बोलना आना चाहिए, आपको हिंदी में विचार समझ में भी तो आने चाहिए। तो वही है सबसे फर्स्ट पॉइंट में, ऑर्गेनाइज, कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग, यानी कि सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट हो आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग। तो यही है कम्युनिकेशन का मतलब। तो आपका आंसर हो गया ए पार्ट। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इफ अ लर्नर इज एबल टू परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, द लर्नर इज दैट, एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वे है, ये आपका टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लर्निंग इन मैथमेटिक्स। और आप ये टॉपिक को बिना करे अगर आप पेपर में जा रहे हैं तो एक बहुत बढ़िया रिस्क उठा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक सीधा सीधा क्वेश्चन या तो आ सकता है या नहीं आ सकता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थ्योरीज, स्टेजेस ऑफ लर्निंग इन मैथमेटिक्स, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप डायरेक्ट एक बार पढ़ के ज़रूर जाना, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या जिनको याद नहीं है वो 1 मिनट में आपको बता देती हूँ कि किस दिन की क्लास है। आप सीधा उसी दिन की क्लास को उसको रिपीट कीजिए और अच्छे से समझिए। कौन से दिन की क्लास है आपकी? 20 नवंबर, आपकी 20 नवंबर की क्लास है ये, जिसमें मैंने आपको ये फेजेस पूरे प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हैं। और इसमें भी फिलहाल आप इसे एक सिंपल चीज़ समझ सकते हैं, क्वांटिफाइंग में बच्चा थोड़ा काउंट वगैरह करना सीख जाता है, कम ज़्यादा में फ़र्क समझ जाता है। विभाजनात्मक भी कुछ इस तरीके का ही रहता है, लेकिन उसके अंदर बच्चा और थोड़ा अच्छे से और थोड़ा विकसित हो जाती है उसकी समझ। फैक्टरिंग में बच्चा गुणनखंड वगैरह सीख जाता है। तो अब क्या आता है ऑपरेटिंग फेज। ऑपरेटिंग फेज में बच्चा सारे ऑपरेशन सीख जाता है और साथ में उनको अप्लाई करना सीख जाता है, और ये डेसिमल, फ्रैक्शन, इन सब पे अप्लाई करना सीख जाता है। तो इसका आंसर होता है डी पार्ट। इसकी अगर मैं एक एक स्टेज अभी समझाने बैठी तो पूरी क्लास इसी में जाएगी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग ये जो सारे समझ हैं, ये सारे आपकी अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं गिवन है आप लोगों को, इन 6 के 6 को एक बार पढ़ लीजिए। बहुत छोटी क्लास है, 20 मिनट की क्लास है, बस इतना आप एक बार पढ़ लीजिए। और 20 नवंबर की है शायद वो, जिसमें मैंने आपको थंबनेल पे भी लिख के दिया हुआ है स्टेजेस ऑफ लर्निंग इन मैथमेटिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, National Curriculum Framework 2005 recommends that teaching of mathematics at primary level should focus on। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एक्वायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। प्रिपरेशन फॉर हायर मैथमेटिक्स, उच्चतर गणित की तैयारी। Abstract concepts of mathematics, गणित के अमूर्त विचार जानना। Helping students to connect classroom learning in everyday life, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। आपको पता है ए और बी पार्ट तो सीधा सीधा गलत है, ठीक है, तो इनको तो आप नहीं मानोगे। अब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स की तो बात करते ही हैं और ये एवरीडे लाइफ की भी बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? देखो बात क्या हो रही है, प्राथमिक स्तर पर अभी बच्चा गणित के अमूर्त विचार जानने के लिए तैयार ही नहीं है, उसे समझ नहीं आएंगे, उसका इतना बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, इसीलिए अभी उसके सिर्फ दैनिक जिंदगी से जोड़ना ही मेन पार्ट है। तो इसलिए आपका आंसर होगा डी पार्ट, ठीक है। इसमें लिखा है गणित के अमूर्त विचार जान लेना, अभी वो जानने के लिए तैयार नहीं है, उसे हम वही तो तैयार कर रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नंबर सेंस, निम्नलिखित में से संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। कंजर्वेशन, सीरिएशन, काउंटिंग नंबर्स, संरक्षण, पंक्तिबद्धता, गणना और अंक लिखना। भाई अंक लिखना, नंबर सेंस की बात हो रही है तो अंक लिखना तो आना ही चाहिए, काउंटिंग भी आनी चाहिए, और उनकी सीरीज भी, उनका सीरियल भी पता होना चाहिए कि 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 4 नहीं आता, ठीक है ना।
तो ये सब कुछ सही है, सिर्फ एक ये संरक्षण है जो अभी फिलहाल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, संरक्षण का मतलब होता है कि हम उसको अच्छे से समझें, उनके ऊपर कंसेप्ट डेवलप करके अपने दिमाग में रिटेन कर पाए। अभी प्राथमिक स्तर पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका आंसर हो गया ए पार्ट, क्योंकि यहाँ लिखा है नॉट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, a teacher gives 36 tiles to students of class 4th and asks them to arrange them in all possible rectangles. Which one of the following concepts cannot be addressed by using this activity? अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को इस क्रियाकलाप द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता? इसका क्या मतलब है, ये हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपके पास कई तरीके के रेक्टेंगल बने हुए हैं वहाँ पे, या आप यूँ लगा लीजिए कि आपके सामने उन्हें कहा है कि इन रेक्टेंगल्स में आपके पास जो 36 टाइलें हैं उन्हें अरेंज कर दो। तो आप क्या करोगे, आप पहले टाइल्स के साइड्स का मापन करोगे, उनकी लेंथ मेजर करोगे, लेंथ और ब्रेड्थ, और फिर इस ट्रायंगल के लेंथ और रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ का मेजरमेंट लोगे। अब इससे क्या होगा, इससे आपको समझ में आएगा कि अगर इसकी जो लेंथ है वो सपोज करो आपकी आ जाती है, आपकी 24 आ जाती है, और ये क्या है, ये आपकी आ जाती है 6, तो आप क्या करेंगे, आपको पता होगा कि इस लाइन में जो आपकी टाइल्स हैं वो कुछ इतनी ही लगेंगी जितने उनके हिसाब से, तो फैक्टर के हिसाब से तो लगेंगी। जैसे अगर आपकी ये जो टाइल है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ सपोज कीजिए, टाइल्स अगर हम कह ले तो 1/1 या 2/2 की कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप 2/2 की मान लीजिए, तो इस पे आपको पता होगा कि 2/2 की टाइल्स हैं और इसमें 24 जो है वो इसकी लेंथ है, तो इसके हिसाब से यहाँ कितनी टाइल्स आ जाएंगी, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, गुणन फैक्टर्स भी है और गुणनफल भी एक तरीके से आ गया। जब आपको पता होगा कि 12 जो है यहाँ पे टाइल्स लग जाएंगी और इधर कितनी लगेंगी, इधर 3 लगेंगी, तो आप हिसाब लगा सकते हो, आपकी 36 टाइलें इस हिसाब से लग जाएंगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन और फैक्टर्स आपको समझ में आएगा इससे। अच्छा, आपको और क्या समझ में आएगा, आप जब इसमें टाइल्स भरोगे तो आप उस हिसाब से आप देख पाओगे कि इसका एरिया क्या है, क्योंकि एरिया जो होता है वो फ्लैट सरफेस पे निकलता है, वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर का होता है, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब है कि उसके अंदर उस किसी भी चीज़ के अंदर कितना ज़्यादा सामान आ पाएगा, कितनी वो जगह उसके अंदर आएगी, तो वो होता है वॉल्यूम। तो इसी वजह से आप यहाँ पे वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, तो आपका आंसर है डी पार्ट, क्योंकि आप इसमें किस कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे, वॉल्यूम को। ओके, आंसर इसका डी पार्ट। आप एरिया समझ पाओगे, गुणनफल, गुणनखंड सब समझ पाओगे, लेकिन आप आयतन, वॉल्यूम नहीं समझ सकते। यहाँ से आपका पेपर 2 शुरू हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर, लेकिन एक में ध्यान रखना कि जो जनरल क्वेश्चंस है वो पेपर 1 वाले भी कर लें। ठीक है, जो पेपर 2 के जहाँ पे लिखा हुआ है ना उच्च प्राथमिक स्तर पर या कुछ है, उन्हें आप बेशक स्किप कर सकते हो, लेकिन समझ लोगे तो आप लोगों की समझ ही बेहतर होगी। ठीक है, तो चलो फिर, छाया सिंप्लीफाइड द गिवन रैशनल नंबर -25 बाय -30 इज इक्वल टू -5/6। छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया कि -25 अपॉन में -30 इज इक्वल टू -5/6, -5/6। तो दिस एरर कैन बी कंसीडर्ड एज, इस प्रकार की त्रुटि को क्या माना जा सकता है, केयरलेस एरर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केयरलेसनेस तो नहीं है ये। उसने अगर सॉल्व, केयरलेसनेस का मतलब होता है कि जिसके में आप और कोई गलती का समझ आ ही नहीं रही, एक सिंपल सी चीज़ है कि उसने 25 को 5 पढ़ लिया, तो ये केयरलेस एरर है, या 25 को 2 पढ़ लिया। कंसेप्चुअल एरर, इसका मतलब है कि आपको कंसेप्ट ही गलत समझ में आया है, और यहाँ दिख रहा है कि कंसेप्ट बच्चे को गलत समझ में आया है। उसको ये नहीं समझ में आया कि अगर भिन्न में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, तो आंसर है आपका कंसेप्चुअल एरर। ठीक है, प्रोसीजरल एरर भी कुछ ऐसा सही होता है कि इसमें आपको, जैसे आपने काटा, यहाँ पे क्या किया है आपने, इसने बच्चे ने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया है इसको, तो उसने डिवीजन गलत कर दी, तो ये प्रोसीजरल एरर हो सकता है। एरर ड्यू टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये भी कुछ वैसा सही होगा जैसा केयरलेस एरर होता है कि आपने समझ ही गलत लिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी पार्ट, कंसेप्चुअल एरर। क्वेश्चन नंबर 17, डेटा हैंडलिंग एट अपर प्राइमरी स्टेज फोकस ऑन।
उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र क्या होता है? डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। इंटरप्रिटेशन ओनली, ऑर्गेनाइजेशन ओनली, मतलब प्रस्तुतिकरण या फिर संगठन ही करना, या फिर डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स, आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक, क्या होगा? ये तीनों ही होंगे। तो तीनों कहाँ है? यहाँ ए पार्ट में, कि आंकड़ों को आपको संग्रह भी करना है, उन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, उन्हें संगठन भी करना है, फिर उनको प्रॉपर्ली आपको प्रेजेंट भी करना आना चाहिए, क्योंकि आप अब अपर प्राइमरी स्टेज पर है। आप समझ चुके हैं कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे कैसे प्रॉपर्ली उसको सजाया जाता है, कह लीजिए संगठन किया जाता है, और उसके बाद कैसे उसे दर्शाया जाता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इन मैथमेटिक्स? गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? परीक्षण और त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर, ड्राइंग, चित्रांकन, सॉल्विंग बैकवर्ड्स, अंत से आरंभ की ओर हल करना, रोट लर्निंग, रट लेना। सीधा सीधा आपको आंसर पता है, इसमें होगा डी पार्ट। भाई रट लेना नहीं हो सकता कैसे भी मैथ्स में आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू पियाजे, व्हेन द चाइल्ड इज एट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इट इज एप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। हम ये थ्योरी भी कर चुके हैं, तो इसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी, आप लोग अपने चेक कर सकते हैं। ये पूरी थ्योरी हमने की है। स्टिल किसी को फिर भी डाउट रह गया हो तो मैं इसको वैसे समझ लीजिए कि देखिए बात कहाँ हो रही है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है बच्चे की? 11 से 15 वर्ष वाली, यही होती है ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो 11 से 15 वर्ष में बच्चा किस पे है? अपर प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे है। अब आप खुद देख लो कि अपर प्राइमरी लेवल पर कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है इनमें से। डेटा हैंडलिंग हम पहले पढ़ा देते हैं, नंबर्स और रेखा, यहाँ पे ज्योमेट्री का मतलब रेखा गणित है, जो सिंपल ज्योमेट्री होती है, इंट्रोडक्शन वाली ज्योमेट्री, ठीक है, तो ये भी सब पढ़ा देते हैं। लेकिन क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम एंड में मतलब हम इन्हें 6th 7th में आने के बाद पढ़ाते हैं, अपर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 11 से 15 इसका मतलब है कि बच्चा अपर प्राइमरी लेवल पर है, और अपर प्राइमरी लेवल पर हम कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं? ज्योमेट्री हम बचपन में कर चुके होते हैं इंट्रोड्यूस, नंबर्स और डेटा हैंडलिंग में हम कर चुके होते हैं, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम बच्चे को अपर प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना तरीका? अच्छा, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग प्रॉब्लम गिवन इन अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7th। क्लास 7th की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। अ मैप इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस between two places in kilometers if the distance on the map is 2.5 सेंटीमीटर। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर है, जो कि 1000 किलोमीटर के बराबर है। यदि मानचित्र में दो स्थान के बीच 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच में वास्तविक दूरी क्या होगी? यार इसमें ना मैथ्स गिवन है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि इसमें प्रॉपर मैथ्स गिवन है। अब क्या है, कुछ बच्चे ना डर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, हम नहीं कर पाएंगे। एक बार पढ़ो तो सही यार क्वेश्चन, और कौन सा इसमें नेगेटिव मार्किंग है? अगर आपका जो इंट्यूटिव आंसर भी हो, जो आपको लगे तुक्का भी मारना पड़े, तो मार आओ, है ना। तो इसलिए अब क्या होगा, आपकी ये प्रॉब्लम किस प्रकार की है? अब हमसे पूछा ये जो समस्या दी हुई है ये किस प्रकार की है? इंटरडिसिप्लिनरी, इन्वेस्टिगेटरी, बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अंतर विषय प्रकृति की, अनुसंधानात्मक प्रकृति की, उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर आधारित, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने की। देखो इसमें ना जिसको बेसिक मैथ्स भी आती है वो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो इसमें कोई एज सच हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स नहीं लग रही, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं लग रही, इसमें आपको कुछ नया नहीं ढूंढना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि आप कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन में भी ऐसे ही कुछ होता है कि उसमें भी आप नई चीज़ जो आपको कंसेप्ट गिवन है उसके अलावा जो आपके और कंसेप्ट जो आप सीख चुके हैं, आप वो सारे कंसेप्ट लगा के अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेटरी का मतलब होता है इसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करना, वो भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये इंटरडिसिप्लिनरी है क्योंकि देखो साफ देखो मैप की बात हो रही है। मैप कहाँ यूज होता है आपका? ज्योग्राफी में।
तो ये आपका अंतर विषय सब्जेक्ट, अंतर विषय क्वेश्चन है, जहां पे आप दूसरे सब्जेक्ट्स की बात में भी, दूसरे सब्जेक्ट में आप मैथ्स को देख पा रहे हैं। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी सॉल्व हो सकता है, और ये आपको गणित के एक पर्टिकुलर एक माहौल से बाहर निकलकर सोचने पर दिखा रहा है। मतलब ये सिर्फ गणित के पाठ्यक्रम से नहीं जुड़ रहा है, ये बाहर आगे आपके बाहर की लाइफ को भी पूरा इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए इसे इंटरडिसिप्लिनरी कहा। ठीक है, तो दो तरीके से हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। ये कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अब तो आप लोगों को रट गया होगा। इसका आंसर होगा कंठस्थ करना। मेमोराइजेशन इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, तो क्या नहीं है, मेमोराइजेशन, कंठस्थ करना। गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं है, ये वाली, कंठस्थ करने वाली। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू NCF 2005, स्कूल मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन अ सिचुएशन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जब मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू लर्न ऑल कंसेप्ट और बाय डेली प्रैक्टिस, दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए। आप बच्चों को विवश नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कर सकते, ना तो वो होंगे और ना आप कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। चिल्ड्रन आर लिसनर्स एंड टीचर इज एन एक्टिव नरेटर, बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है। तो अब क्या है, एक टीचर है, वो खड़ा है, बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं। अब आपको क्या पता सारे सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, कभी हो सकता है किसी का ध्यान कहीं और हो। लेकिन जब बच्चे को आप काम दे दो, जब बच्चे को आप एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दो, तब देखो बच्चा सारी चीज़ें छोड़ के वहीं पे फोकस्ड होता है। और इसी वजह से हम इसे गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें पनपे ना, इसमें बेसिकली बच्चा मैथ सीख पाए ना सीख पाए हमें नहीं पता। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन कोरस ड्रिल ऑफ फॉर्मूले एंड प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। यहाँ पे फिर से प्रेशराइज आ गया, वो भी एग्जामिनेशन का, तो ये वैसे ही गलत हो गया कि बच्चे के साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है। सीधा सीधा गलत है। आंसर आपको दिख रहा था कि बच्चों की गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, कि अब जो उन्होंने सीखा है वो अपने रियल लाइफ में यूज कर पाए। ठीक है, आपको आंसर मिल गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब होता है, ये आप सीख चुके हैं कि फॉर्मेटिव, समेटिव, ये जो असेसमेंट्स होती है, बेसिकली आप लोगों ने इसे CDP में भी पढ़ा होगा कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में क्या फ़र्क है। फॉर्मेटिव वो होती है जो आप पढ़ाते के साथ साथ असेसमेंट करते चलते हैं, और समेटिव वो होती है जो आप सारा टॉपिक पूरा कंप्लीट कराने, टॉपिक क्या पूरा का पूरा अपना कंप्लीट करा लेने के बाद सिलेबस, फिर आप एंड में टेस्ट लेकर चेक करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए टीचर ने क्या करा, टीचर ने कहा हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर मोर पावरफुल देन रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस FA एक्टिविटी इज टू असेस। कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। FA के इस क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन करना, किस चीज़ का मूल्यांकन करना है, जानकारी, नॉलेज, विश्लेषणात्मक, एनालिसिस, क्रिएटिविटी, रचनात्मक, और अंडरस्टैंडिंग, समझ। देखो, ज्ञान और समझ, ये दोनों एक तरीके से है कि आपको समझ में आया कि आपसे पूछा क्या है, आपसे कहा क्या है, कि आपसे एक लाइन दे दी और आपको ये बताना है कि ये कथन गलत है, सही है, आपके इस पे क्या विचार है। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर मोर पावरफुल देन रोमन न्यूमरल्स, तो आपको पता तो हो कि हिंदू अरेबिक और रोमन में क्या फ़र्क है, आपको उनकी समझ होनी चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा चीज़ नहीं कर रहे। इसमें टीचर का बेसिकली क्या मतलब है, उनको पता है कि आप ऑलरेडी जानते हो, कि आपको उनकी जानकारी है, आपको उनकी समझ है, तभी उन्होंने ऐसा प्रश्न आपके सामने रखा है। क्रिएटिविटी, क्या आप इसमें कुछ नया ईजाद कर रहे हो, क्या आप इसमें कोई अलग तरीके के न्यूमरल्स लेकर आ रहे हो, नहीं, तो इसमें क्रिएटिविटी भी नहीं है। इसमें है एनालिसिस, विश्लेषणात्मक। क्यों है, क्योंकि इसमें आप इस लाइन को ढंग से समझोगे, आप अपनी समझ, अपने पॉइंट्स इस पे व्यक्त करोगे, आप इस लाइन का एनालिसिस करोगे, इसका विश्लेषण करोगे, इस कथन का, और फिर इसके ऊपर आप अपनी समझ, अपने जो भी आपने सोचा समझा है उसे आप व्यक्त करोगे, तो उसे हम कहेंगे विश्लेषणात्मक, यानी कि एनालिसिस।
क्वेश्चन नंबर 24, इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन, गणित कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है किसको? मैथमेटिकल कंटेंट को, मैथमेटिकल कंटेंट, प्रोसेस एंड रीजनिंग यानी कि गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, समस्या समाधान की युक्तियों पर, मैथमेटिकल एल्गोरिदम एंड प्रोसेसेस, गणितीय एल्गोरिदम, परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर। सीधा सबसे पहले डी तो काटा ही मार दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बेसिक जो हायर एम है, जो हायर मोटिव है, वो हमारा क्या होता है गणित की कक्षा कक्ष में, कि बच्चों के मैथमेटिकल कंटेंट डेवलप हो, उन्हें प्रोसेस करना है और उनके थ्रू वो तर्क सीख सके। ये हमारा मेन मोटिव होता है। तो आंसर हो गया आपका बी पार्ट। कंटेंट आए समझ में, लेकिन साथ में उसको प्रोसेस करना है, उस पर प्रक्रिया देनी है उसे यूज करना है, और साथ में उसके बेसिस पर उन्हें तर्क कौशल भी विकसित हो। उसके बाद आ गया हमारा लास्ट का 25th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। टीचर गिव्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्काउंट टू द स्टूडेंट्स फॉर सॉल्विंग। जिसको भी ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, वो पढ़ने के बाद हो सकता है बच्चा ये भी कहे कि ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और सोचो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता पूरी सीडीपी में, क्योंकि ये जिसने सीडीपी को छुआ भी नहीं है ना, ये वो क्वेश्चन बच्चा वो भी सॉल्व कर लेगा। लेकिन प्लीज पढ़ लेना पहले ढंग से। अध्यापक ने विद्यार्थियों को बट्टे छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। समस्या क्या थी कि a mark price of a shirt and a sweater are 200 and 300 respectively, and the discount on the mark prices of shirt and sweater are 20 and 12% respectively. एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य क्रमशः 200 और 300 है, और कमीज व स्वेटर पर बट्टा क्रमशः 20% और 12% है। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं के बट्टे अदला बदली कर दिए। डिस्काउंट आएगा यहाँ पे, बट्टे अदला बदली कर दिए। बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी है? इसमें क्या पूछा है? वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द शॉपकीपर इंटरचेंज द डिस्काउंट्स ऑन दीज आइटम्स बाय मिस्टेक। ऑन गेटिंग द बिल हमीदा नोटिस द मिस्टेक एंड पेड द एक्चुअल अमाउंट टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी डिड हमीदा पे टू द शॉपकीपर? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन इस लाइन के नीचे है कि व्हाट वैल्यूज डज द टीचर ट्राई टू प्रमोट थ्रू दिस प्रॉब्लम। इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? कंपैशन, संवेदनशीलता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोऑपरेशन, सहकारिता, या सिंपैथी, सहानुभूति। आपसे ये नहीं पूछा कि कितने पैसे दिए वो निकाल के बताओ। आपसे ये पूछा है इस क्वेश्चन के थ्रू टीचर किन मूल्यों पर एक प्रकाश डाल रहा है, किन वैल्यूज पर एक्चुअली फोकस है टीचर, क्या सिखाना चाहता है बच्चों को। कंपैशन, संवेदनशीलता का मतलब होता है कि कोई बंदा अगर दुखी है तो तुम उसके दुख को बढ़ाओ ना, उसको थोड़ा हेल्प आउट करो। तो ये होता है संवेदनशीलता, कि तुम किसी के प्रति संवेदनशील हो, तुम्हें पता है कि अगर कहाँ पे तुम्हें नरम रहना है, तो ये कंपैशन है। ये तो नहीं सिखा रहा है यहाँ पे कौन सी नरम दिली शो हो रही है आपको। और क्या ऐसा थोड़ी है कि हमीदा ने जाके दुकानदार को समझाया कि नहीं भाई साहब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको दुकान में नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदारी ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या करा, उसमें उस बंदी ने खुद से देखा कि हाँ उसने गलत कैलकुलेशन की तो की, कोई बात नहीं, मैं तो सही करके उसको सही पैसे दे दूँ। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है अगर आप आंसर निकालें इसका, तो आपको पता चले कि जितना दुकानदार ने बिल बना के दिया, जब अगर वो एक्चुअल सही करता तो उससे ज़्यादा का बिल आता। तो ये है ऑनेस्टी, तो यहाँ पे आएगा आंसर ऑनेस्टी। अब सहानुभूति का मतलब वही है कि कोई बेचारा दुख में है, उसको सहानुभूति देना, उसको उसके दुख को बांटना, उसकी हेल्प करना, ये होता है सहानुभूति। कॉपरेशन, सहकारिता का क्या मतलब है? सहकारिता का मतलब है कि जहाँ पे आप मतलब ऐसा कुछ करो कि जिससे आप किसी की हेल्प कर सको, या अपने ग्रुप में सबके साथ मिलकर काम कर सको, इसे कहते हैं हम सहकारिता। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस पेपर 2 के और 15 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के, और ये आपकी आंसर की है। और अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया हो, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर आप लोग मैराथन की बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, तो इस सेशन को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।